औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें हम स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस को। ये टॉपिक नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 2 है हमारा, चैप्टर नंबर 18 का, 10th फिजिक्स। चलें इसको साइड पे कर देते हैं। तो बैकग्राउंड रेडिएशंस को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो 18.3 है हमारे पास, बैकग्राउंड रेडिएशंस। ठीक है, इसको हमने स्टडी करना। तो बैकग्राउंड रेडिएशन हमारे पास टॉपिक है। Radiations present in atmosphere due to different radioactive substances in the are called background radiations। तो हमारी फिजा के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है, जो बहुत सारी डिफरेंट रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस की वजह से रेडिएशन मौजूद होती है। हमने पीछे टॉपिक पढ़ा नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के मुताबिक कोई भी हमारे पास जो अनस्टेबल या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं या एलिमेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, रेडिएशंस को खारिज कर। अब उन रेडिएशंस को हमने जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की वजह से हमारी फिजा के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं, हमने उनको बैकग्राउंड रेडिएशंस का नाम दी। अब पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी है बैकग्राउंड रेडिएशंस की, तो आप लोगों ने इसकी डिफाइन लिखनी है। उसके बाद ओरिजिन की डिफाइन देनी है। ठीक है, ओरिजिन की हेडिंग देनी है। इसको कलर और से कर देते हैं। तो सेकंड हेडिंग आप लोगों ने देनी है ओरिजिन की। तो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये इसकी ओरिजिन है। एवरीवेयर इन द रॉक, सॉइल, वाटर एंड एयर ऑफ आवर प्लानिट। हमारे प्लानिट के अंदर, अर्थ के ऊपर जो रॉक, सॉइल है, वाटर है, एयर है, इसकी वजह से जो रेडिएशंस, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर ट्रेसेस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के ट्रेसेस है, मतलब यहाँ से रेडिएशंस खारिज होती हैं, तो इनको हम बैकग्राउंड, नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशंस का भी नाम देते हैं। तो ये इसकी क्या थी, ओरिजिन थी। चले नेक्स्ट, ठीक, आगे चलते हैं। इट इज अ मच पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट, सनशाइन एंड रेन। वो कहता है ये बहुत हिस्सा, हमारे एनवायरमेंट का बहुत सारा हिस्सा, जो सनशाइन या रेन का हिस्सा भी, बारिश या सूरज की जो रोशनी है, इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे एनवायरमेंट, मतलब इस चीज़ पे मौजूद है। हमारा जो इन्वायरमेंट का, फिजा का बहुत सारा हिस्सा सनशाइन पे या रेन पे मौजूद, रेन पे मुश्तमिल होता है। तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, ये भी उसकी ओरिजिन में आ जाता है। फॉर्चुनेटली इनका एक फ़ायदा है कि हमारी बॉडी जो इनको टॉलरेट करती है, मतलब हमारी बॉडी इनको बर्दाश्त कर सकती है, हमारी बॉडी पे इनका कोई खातर ख्वाह नुकसान नहीं, ठीक, टॉलरेट कर सकती है। ठीक है, आगे वो कहता है ओनली प्लेसेस वेयर द रेडिएशन इज वेरी हाई। अब वो कहता है कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, तो उनको हम जो है ना डेंजरस रेडिएशंस का भी नाम देते हैं। क्लियर। उसके बाद आगे आप लोगों ने हेडिंग देनी है कॉस्मिक रेडिएशंस की। ठीक, तो ये यहाँ पे, ये मैं हाईलाइट कर दूं एक दफ़ा, और इधर से ये क्लियर। तो ये हमारे पास क्या है, कॉस्मिक रेडिएशन। द अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन इट आल्सो रिसीव रेडिएशन फ्रॉम आउटर स्पेस। वो कहता है कि हमारे प्लेनेट से बाहर जो स्पेस है, वहाँ से कुछ रेडिएशन इंटर होती है। मान लो कि ये हमारे पास अर्थ, ये जो दायरा है ये अर्थ है, और यहाँ से कोई रेडिएशन क्या की आई और इसके अंदर टकराई। टकराने के बाद, चलो ये लाइन लगाता हूँ, यहाँ से कोई रेडिएशन आई, यहाँ से आई, हमारी अर्थ के अंदर दाखिल होगी। तो अर्थ के अंदर हमारे पास दाखिल होगी, तो इसको हमने क्या कह दिया, कॉस्मिक रेडिएशंस का नाम दिया। अब ये जो बाहर से आ रही थी, इनको हमने प्राइमरी कॉस्मिक रेडिएशंस का नाम दिया। ठीक है, अब ये रेडिएशन जो ही इसके अंदर, हमारी अर्थ के अंदर इंटर हुई, अर्थ के अंदर इंटर होने के बाद इन्होंने क्या किया कि कुछ पार्टिकल्स के साथ क्या कर दिया, इंटरेक्ट किया, और वहां से इंटरेक्ट करने के बाद मुख्तलिफ रेडिएशंस की सूरत में बनी, मुख्तलिफ रेडिएशंस को इन्होंने जन्म दिया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, वो सेकेंडरी रेडिएशन, सेकेंडरी कॉस्मिक रेडिएशन बन जाएंगे। तो प्राइमरी कॉस्मिक रेडिएशन की डिफाइन है, प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और लार्ज न्यूक्लियाई। तो हमारे पास प्राइमरी कॉस्मिक रेडिएशंस क्या होती हैं, जो बाहर से आती हैं, वो कॉस्मिक प्राइमरी कॉस्मिक रेडिएशन कहलाती हैं। वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, लार्जर न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल होती हैं। कॉस्मिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद सम एटम एटमॉस्फेयर टू क्रिएट शावर ऑफ सेकेंडरी रेडिएशन। वो कहता है कि वो जो बाहर से रेडिएशन आई थी, कॉस्मिक रेडिएशन, उन्होंने इंटरेक्ट किया किस चीज से, एटम से इंटरेक्ट किया एटमॉस्फेयर के अंदर। तो एटमॉस्फेयर के अंदर उन रेडिएशंस ने जो बाहर से आई थी,
इंटरेक्ट किया और उन्होंने कुछ रेडिएशंस क्रिएट की, पैदा कर दी, शावर ऑफ रेडिएशन, मतलब जो शावर कहते हैं ना, शावर लिया हमने, तो इस तरह इन्होंने बुछाड़ कर दी पार्टिकल्स की। वो पार्टिकल्स जो है ना, उन्होंने मिसाल के तौर पर इधर से ये एक रे आई, इसने इधर भी एक रेडिएशन एटम से टकराई, एक इधर को चली गई, एक इस तरह इधर को चली गई, एक इधर को चली गई, ठीक है, एक इधर को चली गई। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, शावर ऑफ रेडिएशन है। ये इस तरह इंटरेक्ट करने के बाद ये शावर ऑफ रेडिएशन पैदा करती हैं। क्लियर है? तो सेकेंडरी रेडिएशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, एक्सरेज आता है, म्यून्स आते हैं, म्यून्स भी पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सारे पार्टिकल्स किस चीज़ के अंदर आते हैं हमारे पास, ये किसकी ओरिजिन के अंदर आते हैं, किस चीज़ के ओरिजिन के अंदर, सेकेंडरी रेडिएशन की ओरिजिन के अंदर। ठीक है, ये इधर बना हुआ है फॉल आउट, ये रेडॉन गैस इतनी मौजूद है, कॉस्मिक रेडिएशन इतनी है 57, नेचुरल रेडिएक्टिविटी रॉक्स और सॉइल की वजह से हो रही है। ये नेचुरल रेडिएक्टिविटी उन्होंने एक छोटा सा बनाया हुआ, बैकग्राउंड रेडिएशन हमारे पास किस तरह हो रही है। उसके बाद आता है हमारे पास मेन टॉपिक आता है न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन। ये जो भीतर हमने नेचर रेडिएक्टिविटी किया, बैकग्राउंड रेडिएशन किया, न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन किया, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये वाला न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्लियर? ये आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आज से तैयार करने हैं सारे। बैकग्राउंड रेडिएशन भी लॉन्ग क्वेश्चन था, ये भी हमारे पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। नेचर रेडिएक्टिविटी ये भी हमारे पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो द स्पॉन्टेनियस मिशन, the spontaneous process in which parent nuclei nucleide changes into more stable daughter nuclei with the emission of radiation। वो कहता है वो प्रोसेस जिसके अंदर पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई, मतलब पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट उनको क्यों कहा, क्योंकि उनके टूटने की वजह से कुछ नई रेडिएशन बनी, तो जो न्यू रेडिएशन बनी उनको उसने डाटर न्यूक्लियाई का नाम दिया, और जो पहले जो टूटी थी उनको उसने पेरेंट न्यूक्लियाई का नाम दिया। उससे डाटर न्यूक्लियाई का बनना, और जब ये बन रही होती है उस वक्त कुछ ना कुछ रेडिएशंस भी इमिट हो रही होती हैं, उसको हमने न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन का नाम दिया। ठीक है, अब ये इधर से एक छोटी सी एमसीक्यू याद रखेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सा होता है। द नेचुरली अकरिंग प्रोसेस आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब जो खुद ब खुद हो रहे होते हैं, मतलब उनको हमें कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती, हमें कोई काम नहीं करना पड़ता, बल्कि वो प्रोसेस जो खुद ब खुद कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की ज़ात की कुदरत की वजह से जो प्रोसेस, जो पार्टिकल्स टूटते हैं, उनसे कोई नए पार्टिकल्स बनते हैं, जो इंटरेक्शंस होते हैं, जो भी फिनोमिना हमारी अर्थ के अंदर, हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर हो रहे होते हैं कुदरती तौर पर, उन तमाम प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का नाम देते हैं। ये स्पॉन्टेनियस का वर्ड इसने इसलिए यूज किया कि क्यों स्पॉन्टेनियस क्यों है, क्योंकि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये पार्टिकल्स अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ से ही टूटते हैं और स्टेबल न्यूक्लियाई को जन्म देते हैं, डाटर न्यूक्लियाई बनते हैं, इसलिए इनको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का नाम दिया। ये डेफिनेशन आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। अब ये जो हमारे पास जो न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन है, इसमें बहुत सारे हमारे पास पार्टिकल्स हैं। मिसाल के तो कोई एक पार्टिकल टूटता है तो उसमें से हमारे पास अल्फा पार्टिकल भी निकलते हैं, बीटा पार्टिकल भी निकलते हैं और गैमा पार्टिकल भी निकलते हैं। अब हमने इनको वन बाय वन डिस्कस करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अल्फा डिके है, जिसमें अल्फा पार्टिकल निकले वो अल्फा डिके है, जिसमें बीटा पार्टिकल निकले वो बीटा डिके है, जिसमें गैमा रेज निकले वो गैमा डिके हो गया। तो जनरल क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास ये अटॉमिक मास है, अटॉमिक नंबर है। अब अटॉमिक मास 4 कम हो जाएगा, मतलब अटॉमिक मास में से 4 कम हो जाएंगे और अटॉमिक नंबर में से 2 कम हो जाएंगे। तो ये 4 कम हुए तो इससे हीलियम पार्ट 4 ऊपर आ गया, इधर ये 2 इधर से माइनस हुए, जो 2 इधर से 4 माइनस हुआ ऊपर से, नीचे से 2 माइनस हुआ, अटॉमिक मास 4 टाइम कम हुआ, मतलब 4 टाइम सब्ट्रैक्ट हुआ, 4 माइनस हो गया। और जो अटॉमिक नंबर है वो 2 जो है हमारे पास 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। तो जब अटॉमिक नंबर में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास 2 जो बाहर निकला था, ये जो इधर से सब्ट्रैक्ट हुआ है, माइनस हुआ, वो इधर आ गया, हीलियम 4, और हीलियम इधर क्या होगा, अटॉमिक नंबर 2 और ये 4, तो ये हीलियम का होता है हमारे पास, क्योंकि 4 माइनस हो रहे हैं। तो ये हीलियम एटम को ही हम अल्फा पार्टिकल का नाम देते हैं, इस पर +2 चार्ज होता है और प्लस कोई ना कोई एनर्जी खारिज होगी। अब देखें यहाँ से, जब हमने ये पेरेंट न्यूक्लियाई से डाटर न्यूक्लियाई बना, ये पेरेंट था, इससे क्या बना, डाटर न्यूक्लियाई बना, और इससे अल्फा पार्टिकल खारिज हो गया एनर्जी, तो इसलिए हमने इसको अल्फा डिके का नाम दे दिया। आगे नीचे छोटी सी एग्जांपल दी गई, रेडियम। रेडियम रेडियम देखें, ये पेरेंट न्यूक्लियाई, इससे हमारे पास रेडॉन बनेगा। 4 माइनस 26, 226 था, 4 226 था, 4 माइनस किए 222 आ गया, 88 था, 2 माइनस किए 86 आ गया, मतलब नीचे से 2 माइनस, ऊपर से 4 माइनस, ये 4 और 2 माइनस हुए, ये आगे हीलियम पार्टिकल अल्फा पार्टिकल बना दिया, प्लस एनर्जी खारिज होगी। ठीक है, ये नीचे लिखा अल्फा डिके में प्रोटॉन नंबर या अटॉमिक नंबर जो है Z, वो 2 से रिड्यूस हो जाता है, और अटॉमिक मास जो है वो 4 से डिक्रीज हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये कैसी लाइन बन गई। ठीक, तो ये हमारे पास 4 टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये जेन में रखना आप लोगों ने, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है
इसमें जो हमारे पास क्या होता है 4 टाइम डिक्रीज या इंक्रीज हो जाता है, इसमें हमारे पास क्या होता है 2 टाइम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? चलें आगे चलते हैं। आगे देखें हमारे पास बीटा डिके कौन सा, जिसमें बीटा पार्टिकल निकलेगा। अब इसमें भी ये सेम वही एटॉमिक मास सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक, और उसके बाद हमने एटॉमिक जो नंबर है उसमें 1 प्लस करना होता है। क्या करना होता है? +1 करना होता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्योंकि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर -1 चार्ज। ठीक है, अब हमने -1 चार्ज को क्या करना है? प्लस करना। अब -1 चार्ज को हमने क्या करना है? प्लस करना है। अब हमारे पास देखें एटॉमिक मास सेम रहा और पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस बनी, बीटा पार्टिकल्स निकल गया। ठीक है, बीटा पार्टिकल ये -1 चार्ज होता है और बीटा पार्टिकल पे 1 चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो ये निकलेगा ये बीटा पार्टिकल, और प्लस क्या हो गया? कुछ एनर्जी खारिज होगी। ये हम चीज डिस्कस कर रहे थे एक्चुअली, प्लस और माइनस वाला, कि इसमें से हमने प्लस किया लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसलिए ये जो एक माइनस हो जाता है। ठीक है, मतलब हमने इसमें प्लस करना है। प्लस क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन प्लस करना है। ठीक है, माइनस, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये देखो ऊपर माइनस है, लेकिन आप लोग कहते होंगे सर ये इधर ऊपर जो है माइनस दिया गया था कार्बन से। ये देखिए 14 14, ये 6 है हमारे पास, ये 6 है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और हमारे पास प्लस क्या हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, और ये इधर मिस्टेक है, आई थिंक ये 14 इधर 7 था, नीचे नीचे क्या था? 7 था, 7 में से एक माइनस हो गया। ठीक है, ये इधर 7 होता था, इधर क्या हमारे पास 8 बन जाना था, इधर 6 है तो इधर 7 बनना था। ठीक है, क्योंकि ये +1 हो जाता है हमारे पास। तो ये क्योंकि हमने माइनस, वैसे +1 क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया। अब देखें इधर ऊपर आप लोगों को सब बता दें, ये Z-2 किया हमने। क्या किया? Z-2 किया। इधर हम क्या करें? Z+1 करें। ये कैसे हो रहा है कि Z- इनटू, ये सारे गड़बड़ हो गई। चलें दोबारा करते हैं, ये मैं आपको दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। देखें ये हमारे पास ऊपर हमने Z में से क्या किया था? 2 माइनस किया था। अब Z में से हमने क्या करना है? माइनस करना है। किस चीज़ को माइनस करना है? एक बीटा पार्टिकल को माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन माइनस होना। तो माइनस हमने 1 क्या कर देना? माइनस कर देना। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो Z+1 आया होगा, इस तरह समझ लें। चलिए इस तरह ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, +1 आया होगा। इधर ये मिस्टेक है, ये कार्बन से नाइट्रोजन बनना था, ये 7 आना, ये 6 लिखा हुआ है। ठीक है, बाय मिस्टेक है, ये 7 आना था। तो 6 में एक प्लस करके इधर क्या बन जाना था? 7। ये मिस्टेक है, ये मैंने 7 कर दिया। तो 14 ये 7 है। ठीक है, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास अर्ज हो गया, प्लस एनर्जी निकल गई। ठीक है, अब इसमें देखें जो एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन नंबर है, वो 1 से इंक्रीज हो गया, लेकिन हमारे पास जो न्यूट्रॉन या न्यूक्लियन नंबर है वो क्या हो गया? रिमेन अनचेंज होगा। ऊपर वाला मतलब एटॉमिक मास रिमेन सेम रहा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो गया? हमारे पास चेंज हो गया। उसके बाद आगे है गैमा डिके। गैमा डिके के अंदर जस्ट ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये स्टार लगा हुआ छोटा सा। ठीक है, ये स्टार लगाना है आप लोग, इसका मतलब ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻⁸ होता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट का, तो वहां से हमारे पास ग्राउंड स्टेट में फौरी तौर पर पार्टिकल आ जाता है, उसमें सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड के लिए रहता है, उसके बाद वापस आ जाता है। तो ये यहाँ से हमारे पास जो है जेड में कोई चेंज नहीं आया। ये इसने इधर भी बाय मिस्टेक है, ये जेड और इधर ऊपर ए। क्लियर? ठीक, ये मिस्टेक सी थोड़ी सी मैंने क्लियर कर दी है। ठीक, ये ऊपर ए जेड इसमें कोई नहीं है, ये जस्ट स्टार खत्म कर दिया। ये जो ऊपर स्टार लगा हुआ है, ये इधर देखो स्टार नहीं है। प्लस गैमा रेज हमारे पास क्या होगी? खारिज हो गई। ठीक है, प्लस कोई ना कोई एनर्जी भी खारिज होती है, लेकिन गैमा रेज ही बेसिकली एनर्जी ही है जो खारिज होती है। ठीक है, प्लस एनर्जी लगाया हुआ है इसने नीचे, लेकिन ना भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गैमा रे भी रेज ही है, ये भी एनर्जी की शक्ल में ही हमारे पास क्या होती है? इमिटेड होती हैं। अब देखो कोबाल्ट, कोबाल्ट के ऊपर ये देखो पॉजिटिव, सॉरी ये स्टार लगा हुआ है। तो 60-27 इसमें देखो कोई फर्क नहीं आया, 60-27। तो बस एक्साइटेड स्टेट से ये किस में आ गया है? एक्साइटेड स्टेट से ये हमारे पास आ गया है नॉर्मल स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर एक गैमा रेज भी खारिज हो गई, एनर्जी भी खारिज हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास छोटा सा एक टॉपिक है नेचर्स एंड प्रॉपर्टीज रेडिएशन। चलें ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लें।